मेरे प्रिय दोस्तों, यह एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 11, ग्रैंड मास्टर। उस सनकी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही क्यों नहीं कर देते। देव आश्रम से कुछ दूरी पर आकर व्योम ग्रैंड मास्टर से कहता है, अवनी शेरगिल बहुत ही जिद्दी लड़की है। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके मामलों में दखलंदाजी करे। अब जब उसने उस सनकी को जान से नहीं मारा तो ऐसे में मेरा उस सनकी को जान से मारना अवनी को गुस्सा दिला सकता है, और ये मैं होने नहीं दे सकता। ग्रैंडमास्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अवनी शेरगिल उसका जुनून है और वो हर हाल में अपने इस जुनून को हासिल करना चाहता है। वैसे बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है वो। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि भाई आप उसे पसंद करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। और वो क्या करती है, वो बस अपनी अकड़ में रहकर हर बार आपको नीचा दिखाती रहती है, जैसे कि खुद कहीं की महारानी हो। सच कह रहा हूँ भाई, आपकी वजह से मैं अब तक शांत हूँ, वरना आपसे बदतमीजी करने के लिए मैंने कब का उसको जान से मार दिया होता। ग्रैंडमास्टर के गैंग का दूसरा आदमी अवनी के लिए अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, अवनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने अब एक और शब्द अवनी के बारे में बोला तो मैं जरूर तुझे जान से मार डालूंगा। शुक्र मना कि तू मेरी गैंग का हिस्सा है, वरना अब तक मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे यहाँ के एलियंस को खिला देता। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा से अवनी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। वो बहुत खास है मेरे लिए। ना सिर्फ यहाँ टाइटन पर बल्कि पृथ्वी पर भी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और एक बार अगर वो मेरी बन जाएगी तो मेरे इससे ज्यादा फायदेमंद और कुछ नहीं होगा। समझा। अवनी के लिए ग्रैंड मास्टर का जुनून उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था जब वो अपने ही गैंग के आदमी को मौत की धमकी दे रहा था। ग्रैंड मास्टर की इस चेतावनी के बाद उस आदमी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस डर के मारे सिर हिलाकर रह जाता है। अब चलो, हमें भीम के गैंग से पहले सनसेट पॉइंट पहुंचना है। ये सेक्रेड ब्लड एलियन हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ग्रैंडमास्टर चेहरे पर बेरहम मुस्कान के साथ कहते हुए आगे बढ़ता है और उसके सभी साथी बिना कुछ चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ग्रैंडमास्टर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाने के बाद वीर सीधा अपने कमरे में आता है और उस तांबे के दांत वाले गैंडे को पिंजरे में बंद करके अपने कपड़े बदलने चला जाता है। अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाने और कपड़े बदलने के बाद वीर एक बार फिर से उस तांबे के दांत वाले गैंडे के पिंजरे के सामने आता है और अपनी जब से काले क्रिस्टल को निकालकर उसके पिंजरे के सामने रख देता है। जैसा कि वीर को उम्मीद थी, उस काले क्रिस्टल को देखते ही उस तांबे के दांत वाले गैंडे की आंखों में चमक आ जाती है और वो जानवर जो अभी तक अधमरी हालत में था तुरंत ही उस काले क्रिस्टल को मुंह में निगल जाता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर वीर गहरी सांस लेता है और किसी भी तरह का बदलाव देखने के लिए लगातार उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर नजर रखने लगता है। पूरा एक दिन बीत जाने पर आखिरकार वीर को उस तांबे के दांत वाले गैंडे में कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। उसकी चमड़ी जो अभी तक ग्रे कलर की थी वो धीरे धीरे तांबे की तरह ब्राउन कलर की होना शुरू ही गई थी। उसका ब्राउन कलर का दांत पहले से और ज्यादा चमकने लगा था। पर फिर भी वो अभी तक म्यूटेंट एलियन नहीं बना था। भले ही इस गैंडे में म्यूटेंट एलियन की कुछ झलक आ गई थी, पर फिर भी अभी वो इस कैटेगरी के बाकी सभी एलियन से काफी अलग था। लगता है एक आम एलियन का प्राइमरी एलियन में बदलने के प्रोसेस के मुकाबले एक प्राइमरी एलियन का म्यूटेंट एलियन में बदलने का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए इसमें एक दिन से ज्यादा का समय लगेगा। वीर तांबे के दांत वाले गैंडे में आए हुए बदलाव को देखकर सोचता है और कुछ दिन और इंतजार करने का फैसला करता है। 2 दिन और बीत जाने पर तांबे के दांत वाले गैंडे की चमड़ी और ज्यादा भूरी हो जाती है, पर अभी भी वो म्यूटेंट एलियन की कैटेगरी में आने से काफी दूर है। वीर समझ जाता है कि ये एलियन उतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी करे उस एलियन को अपनी स्पीड से विकसित होने के लिए उसी पिंजरे में छोड़ देता है और पैसों के लिए देव आश्रम के बाहर बाकी प्राइमरी एलियंस का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसा करने से उसे पैसों के साथ साथ खास जीन पॉइंट्स भी मिल सकते हैं जो उसके फिजिकली डेवलप होने के प्रोसेस को बढ़ावा देंगे। अगर उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है तो उसे अपने फिजिकली डेवलप होने की हर लेवल को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तभी तो वो इस ग्रह के एलियंस को मारने के साथ साथ ग्रैंडमास्टर और उसके साथियों से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा। अब जब उसके पास काले क्रिस्टल की ताकत है तो उसके लिए किसी भी तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आम जीन पॉइंट्स से लेकर सीक्रेट जीन पॉइंट्स तक वो हर तरह के जीन पॉइंट्स आसानी से हासिल कर सकता है। फिलहाल तो वो सीक्रेट जीन पॉइंट्स से पहले ज्यादा से ज्यादा बाकी 3 तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना चाहता था। इसीलिए इस समय फोकस्ड होकर पूरी तरह से इसी में जुटा भी हुआ था। पर वीर नहीं जानता था कि उसकी किस्मत एक बार फिर से पलटेगी और इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं करी होगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वीर शिकार करके देव आश्रम लौटा ही था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरे देव आश्रम में सन्नाटा सा छाया हुआ था। यहाँ तक कि रास्ते में भी उसे बहुत ही कम भीड़ मिली थी। वीर को यहाँ 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर कभी भी उसने यहाँ देव आश्रम में ऐसा माहौल नहीं देखा था।
चल क्या रहा है यहाँ? वीर देव आश्रम में बनी दुकानों के आसपास चक्कर लगाते हुए सोचता है। रोज के मुकाबले आज काफी कम दुकानें खुली हुई थी और इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर उसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप नजर आता है जो आपस में कुछ बात कर रहा था और वीर चुपचाप उनकी बात सुनकर सब समझने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनटों में उसे देव आश्रम में फैले इस अजीब से सन्नाटे की वजह पता चल जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले किसी ने सनसेट पॉइंट के पास एक सेक्रेड ब्लड एलियन देखा था। पता नहीं कैसे पर देव आश्रम में मौजूद तीनों गैंग को इस बारे में पता चल गया और सभी एक एक करके सनसेट पॉइंट पर उस सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि इसका नतीजा इतना भयानक निकलेगा। इससे पहले कि तीनों में से कोई भी गैंग उस सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार कर पाते, वो सेक्रेड ब्लड एलियन ना सिर्फ उन सबके चंगुल से बचकर भाग निकला बल्कि उसने कई इंसानों को भी मार डाला। मौके की गंभीरता और खतरे को देखते हुए फिर आज अवनी शेरगिल, ग्रैंड मास्टर और भीम ने आपस से समझौता करते हुए ये फैसला किया कि इस एलियन का शिकार अलग अलग करने के बजाय वो लोग साथ में करेंगे। इस तरह से ना सिर्फ वो लोग इस एलियन को खत्म कर पाएंगे बल्कि लोगों के मरने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए इस समय तीनों गैंग सनसेट पॉइंट पर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए निकले हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ देव आश्रम के कई छोटे ग्रुप्स और अन्य कई लोगों को भी शामिल किया था, इसलिए देव आश्रम आज इतने सन्नाटे में था। सारी बातें सुनने और समझने के बाद अचानक से ही वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा देव आश्रम से बाहर की ओर भागता है। कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह मिलने पर वीर तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहनता है और लगभग 2 घंटे तक दौड़ने के बाद वो आखिरकार सनसेट पॉइंट पर पहुंच ही जाता है। हाँ, वीर खुद उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि उसे ये पता है कि ये आसान नहीं होगा और इसमें उसकी जान को भी खतरा है। जब 3 इतने ताकतवर गैंग उस सीक्रेट ब्लड एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो वो फिर भी उनके मुकाबले बहुत कमजोर है और अकेला भी। पर फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहता था, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान को खतरा है। पर अगर उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं और ताकतवर बनना है तो ये खतरा उसे मोल लेना ही होगा। वो नहीं जानता कि उसके इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा, पर इतना जरूर जानता था कि वो हार तो नहीं ही मानेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। एपिसोड 12, ये सीक्रेट ब्लड एलियन इतना ताकतवर कैसे है? वीर सनसेट पॉइंट के पास वाली पहाड़ी पर खड़ा होकर सामने देख रहा था और सोच रहा था। हजारों लोगों की अफरा तफरी के बीच में आखिर उसे वो सीक्रेट ब्लड एलियन दिख ही गया है जो इस समय किसी वायरल सेलिब्रिटी की तरह सबकी चर्चा का विषय बना हुआ था। ये सीक्रेट ब्लड एलियन उन सभी एलियंस से अलग था जिन्हें आज तक वीर ने मारा था। इस सीक्रेट ब्लड एलियन का सिर बैल का था, शरीर के ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा था और कमर के नीचे का हिस्सा घोड़े के जैसा था। हाथ में दोधारी सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वो जिस तरह से भीड़ के बीचों बीच में से अपना रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था, उसमें उसे मारना तो दूर किसी में उसे रोकने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर जैसा इतना ताकतवर इंसान भी उस एलियन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो तो अपनी लाल तलवार से वार करने के बजाय अपनी 3 पैर वाले घोड़े की डेविल सोल की सवारी पर चढ़कर कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया। सीक्रेट ब्लड एलियन ने अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से ग्रैंड मास्टर की सवारी पर अटैक कर दिया और एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सारा नज़ारा देखकर वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ सिचुएशन उसने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब थी। टाइटन ग्रह पर उसका सामना कई तरह के एलियन से हुआ था, पर यह एलियन उन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जब ग्रैंड मास्टर उस एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिर वो तो ग्रैंड मास्टर जितना ताकतवर भी नहीं है। ऐसे में वो इस खतरनाक एलियन का सामना कैसे करेगा? वीर की हालत ये सोचकर ही खराब हो गई। सीक्रेट ब्लड एलियन सैकड़ों लोगों को मारता हुआ तेजी से भागता हुआ जा रहा था और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर, अवनी शेरगिल और भीम जैसे 3 ताकतवर लोग मिलकर भी इस एलियन पर सामने से अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर तरह के हथियारों से चोट खाने के बावजूद उस एलियन के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। और जब वो अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी घुमा रहा था, तब तो कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। वीर उस एलियन को देखते हुए सोच रहा था, ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। जो सीक्रेट ब्लड कछुआ मैंने मारा था वो तो इसके सामने ठीक वैसा ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। बेटा वीर, इतना आसान नहीं होगा इस सीक्रेट ब्लड एलियन से निपटना। अभी तक सबको उम्मीद थी कि ग्रैंड मास्टर, अवनी और भीम तीनों मिलकर इस सीक्रेट ब्लड एलियन को कैद कर लेंगे। पर अब जब इस एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को इतनी बेरहमी से बर्बाद कर दिया है, तब कहीं ना कहीं सभी की उम्मीदें टूट गई थी। जहां एक तरफ लोग निराश थे, वहीं दूसरी तरफ वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से लोगों को मारता हुआ पहाड़ की तरफ भाग रहा था। अपने पीछे मरे हुए लोगों का खून और कटे हुए हाथ पैर छोड़कर वो कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ के पास पहुंच गया और अपने पीछे के पैरों पर खड़े होकर गुस्से से भरे बैल की तरह आवाज निकालने लगा। सीक्रेट ब्लड एलियन को पहाड़ के अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर ने सोचा, शिट,
ये भागने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अपनी फेवरेट सवारी को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देख ग्रैंड मास्टर वैसे भी बहुत गुस्से में था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो हर हालत में इस सेक्रेड ब्लड एलियन को मार कर रहेगा। ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही हरी चील की डेविल सोल को आवाज देकर बुलाया, जो तुरंत ही उसके हाथ में हरे रंग के लोहे के धनुष के फॉर्म में आकर मौजूद हो गई। इसके बाद ग्रैंड मास्टर ने चमचमाती हुई बरेया की डेविल सोल को बुलाया और 6 पंखों वाली बरेया की डेविल सोल तुरंत ही धनुष के तीर के फॉर्म में उसके हाथ पर आ गई। हालांकि ये बात और थी कि ग्रैंड मास्टर के हाथों में 6 पंखों वाली बरेया की सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को देखकर अवनी और भीम दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। इस सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार इन तीनों ने मिलकर किया था, लेकिन इस पर आखिरी बार ग्रैंड मास्टर ने किया था। पर अवनी और भीम दोनों में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर इतना लकी होगा कि उसे इस सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल मिल जाएगी। व्योम ग्रैंड मास्टर को रोकना चाहता था। उसने कहा, ग्रैंड मास्टर रुको, इस डेविल सोल का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अगर तुम इस एलियन को नहीं मार पाए तो। पर जब तक वो ऐसा कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्योम की बात खत्म होने से पहले ही ग्रैंड मास्टर ने सेक्रेड ब्लड डेविल सोल से बना वो तीर उस सेक्रेड ब्लड एलियन पर चला दिया था। अपने पीछे खतरे महसूस करके वो सेक्रेड ब्लड एलियन पीछे मुड़ा और ग्रैंड मास्टर का चलाया हुआ तीर लाल रंग की बिजली बनकर सीधा उसके सीने पर जा लगा था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उस सेक्रेड ब्लड एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया, और जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल तीर ने उसे अधमरा करके जमीन पर गिरा दिया था। ग्रैंड मास्टर ने किसी सुपर हीरो की तरह चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगा मेरी सवारी को मारकर तू खुद बच जाएगा? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ग्रैंड मास्टर को हैरानी से देखने लगे थे। जब उस सेक्रेड ब्लड एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को बर्बाद कर दिया था तब लगभग सभी की उम्मीदें टूट गई थी। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर का इस तरह से कमबैक होगा। जाहिर है उन लोगों के लिए इस समय ग्रैंड मास्टर किसी बाहुबली से कम नहीं था, जिसने अकेले ही इतने ताकतवर और खतरनाक एलियन को करीब करीब मार गिराया है। यहां तक कि अवनी, शेरगिल और भीम भी उससे काफी इम्प्रेस थे। सबको और खासकर कि अवनी को इतना इम्प्रेस देखकर ग्रैंड मास्टर की खुशी का तो ठिकाना ही रहा। अगर उसका बस चलता तो शायद किसी हीरो की तरह वो नाचने भी लगता। आखिर अवनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने पापड़ जो बेले थे। अचानक से ही वो खुद को शाहरुख खान और अवनी को काजोल समझने लग गया था। पर इससे पहले कि वो अपने शाहरुख खान वाले स्टेटस को थोड़ा और एंजॉय कर पाता, अचानक से उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ती है, जहां से एक हरे रंग की परछाई नीचे की तरफ आती हुई सीधा उस सेक्रेड ब्लड एलियन से जा टकराती है। सेक्रेड ब्लड एलियन तो पहले ही अधमरी हालत में था, उस हरे रंग की परछाई के लगते ही वो पूरी तरह से मर गया। पर ग्रैंड मास्टर के लिए सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। अभी तक तो वो यही नहीं समझ पाया था कि ये हरी परछाई आई कहां से, कि उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसकी नज़र एक सुनहरे इंसान पर पड़ती है जो पास की पहाड़ी से भागते हुए सीधा उस सेक्रेड ब्लड एलियन की लाश के पास जाकर रुकी थी। और ग्रैंड मास्टर के देखते ही देखते वो रहस्यमयी इंसान उस सेक्रेड ब्लड एलियन की 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर उतनी ही तेजी से वहां से भाग गया जितनी तेजी से वो वहां आया था। डॉलर। अवनी के पास खड़े जय को सुनहरे कवच में मौजूद वीर को पहचानने में कोई देर नहीं हुई और उसके मुंह से ये नाम अचानक निकल गया था। जय ने डॉलर का नाम कितनी तेजी से बोला था, इसका एहसास उसे सबकी हैरान नजरों को देखकर हुआ जो इस समय उस पर टिकी हुई थी। पर अब वो कर भी क्या कर सकता था? उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले उसके मुंह से ये नाम निकल चुका था। दूसरी तरफ सेक्रेड ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वीर पहाड़ों की गहराई की तरफ भाग गया था। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो अब बाकी सबसे थोड़ा दूर निकल आया है, तब वीर सांस लेने के लिए एक जगह पर रुक गया। जिस सुनहरी कुल्हाड़ी को वो सेक्रेड ब्लड एलियन इतनी आसानी से सब तरफ घुमाकर सबको मार रहा था, वही सुनहरी कुल्हाड़ी वीर के लिए काफी भारी थी। इसलिए कुछ देर तक उसे लेकर भागने के बाद वीर काफी थकान महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ देर तक आराम करने की सोची। वैसे भी आज उसकी किस्मत उस पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान थी, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ सेक्रेड ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि उस एलियन की डेविल सोल भी लग गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। वीर ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से ना सिर्फ सेक्रेड ब्लड एलियन का हथियार चुराया था बल्कि उस एलियन की डेविल सोल को भी हासिल कर लिया था। पर यह सब इतना आसान नहीं था, और सच पूछो तो खुद वीर को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। एपिसोड 13। वीर तो उस पहाड़ी पर खड़े होकर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने का तरीका सोच ही रहा था जब उसने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अपनी तरफ आते हुए देखा था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन का सामना किस तरह से करेगा कि तभी उसके काम को आसान बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर ने वो तीर चलाकर उस एलियन को अधमरा कर दिया। अपने शिकार पर किसी और को अटैक करता हुआ देखकर वीर को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि ये समय गुस्सा करने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अब जब ग्रैंड मास्टर ने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अधमरा करके उसका काम आसान कर ही दिया है तो फिर क्यों न वो इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाए।
यही सोच के वीर ने अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से उस एलियन पर अटैक कर दिया है और वो भाला सीधा जाकर सेक्रेड ब्लड एलियन की सीने पर जा लगा जो पहले से ही जख्मी था। अधमरा तो वो था ही, वीर का भाला लगते ही वो पूरी तरह से मर गया। एलियन के मरते ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन उभर गई, सेक्रेड ब्लड एलियन मारा गया। आपको सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर से एक डेविल सोल हासिल कर ली है। सचमुच उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है या वो अभी भी कोई सपना देख रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वीर के चेहरे पर ऑर्बिट वाइट च्युइंग गम के एडवर्टाइजमेंट जैसी स्माइल थी। पर इस समय वीर के पास इतना समय नहीं था कि वो खुशी को सेलिब्रेट कर सके। ग्रैंडमास्टर और बाकी लोग उससे ज्यादा दूरी पर नहीं है और अगर उन लोगों ने वीर को पकड़ लिया तो वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वीर ने जल्द से जल्द वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया। सेक्रेड ब्लड एलियन की इतनी बड़ी लाश ले जाना वीर के बस में नहीं था, लेकिन उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर तो वो भाग ही सकता था। इसलिए इससे पहले कि ग्रैंडमास्टर और बाकी सब सेक्रेड ब्लड एलियन के किसी और के हाथों मारे जाने के सदमे से बाहर निकल पाते, वीर उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। और अब वो यहाँ पहाड़ के पास खड़ा होकर अपने हाथों में मौजूद उस सुनहरी कुल्हाड़ी को इस तरह से देख रहा था मानो उसके हाथ कोई कीमती खजाना लग गया हो। वैसे एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में एक कीमती खजाना वीर के हाथ लगा था। दरअसल देव आश्रम में इस तरह के आइटम्स की इंपॉर्टेंस किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। इस तरह के आइटम्स को देव आश्रम में गियर्स कहा जाता है। ये डेविल सोल की तरह बुलाए नहीं जा सकते पर इनकी ताकत और इंपॉर्टेंस किसी डेविल सोल से कम भी नहीं होती। सेक्रेड ब्लड एलियन की ये सुनहरी कुल्हाड़ी डेविल सोल से बने हथियार और सवारी को आसानी से बर्बाद कर सकती है। और इसका नज़ारा तो वीर ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वीर के लिए ये सेक्रेड ब्लड गियर बहुत ही कीमती था। इरादा तो वीर का बस इस सुनहरी कुल्हाड़ी को चुराने का था, पर उसे क्या पता था कि बोनस के रूप में उसे सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल भी मिल जाएगी। शायद इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिस वीर के लिए कुछ दिन पहले साधारण जीन पॉइंट्स भी हासिल करना मुश्किल हो रहा था, अचानक से उसके हाथ इतने सारे अचीवमेंट्स लग रहे थे। पर जिस ग्रैंडमास्टर की नाक के नीचे से वो ये खजाना चुरा कर भागा है, क्या वो इतनी आसानी से वीर का पीछा छोड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वीर की ये खुशी अगले ही पल गम में बदल जाए और ग्रैंडमास्टर के हाथ लगने के साथ साथ उसके डॉलर होने का सच भी सबके सामने आ जाए। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरा खजाना लूट कर भागे? अभी अभी हुए कारनामे के सदमे से बाहर निकलने के बाद ग्रैंडमास्टर के गुस्से से भरे पहले शब्द यही थे। जहां एक तरफ वीर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुस्से से ग्रैंडमास्टर का पारा हाई था। इस पूरे देव आश्रम में उसे चैलेंज करने वाले बस दो ही लोग हैं, अवनी शेरगिल और भीम। फिर ये तीसरा कहां से पैदा हो गया, और अगर हो भी गया तो उसे इसकी खबर क्यों नहीं है? ग्रैंडमास्टर की नज़र वहां मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी जो उसी की तरह ही हैरान थे और इस समय जय को देख रहे थे। तब जाकर कहीं ग्रैंडमास्टर को इस बात का एहसास होता है कि जय ने अभी अभी इस रहस्यमयी आदमी को डॉलर कहकर बुलाया था। इसका मतलब जय इस रहस्यमयी आदमी को जानता है। फिलहाल ये समय इन सवालों का नहीं था। इस समय उसे उस रहस्यमयी आदमी उर्फ डॉलर के पीछे भागना चाहिए। ग्रैंडमास्टर जानता था कि सेक्रेड ब्लड एलियन के भारी सुनहरी कुल्हाड़ी की वजह से डॉलर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। इसी अभी भी वो उसे पकड़ सकता है। ये ख्याल आते ही ग्रैंडमास्टर तुरंत ही काले भैंसे की डेविल सोल से बने सवारों को बुलाया और तेजी से डॉलर के पीछे निकल लिया। ग्रैंडमास्टर को डॉलर के पीछे भागता देख उसके गैंग के बाकी लोग भी डॉलर को गाली देते हुए अपनी अपनी सवारी पर बैठकर उसी डायरेक्शन में निकल पड़े। इस तरफ जब वीर को उन लोगों के आने की आहट महसूस हुई तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया। उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ग्रैंडमास्टर ना सिर्फ उससे उसका खजाना छीन लेगा बल्कि उसे जान से भी मार डालेगा। पर दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इतनी भारी कुल्हाड़ी के साथ वीर का तेज भागना तो दूर चलना भी मुश्किल था। ऐसे में तो ग्रैंडमास्टर और उसके साथियों का उसे पकड़ना तय था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था, वो सेक्रेड ब्लड एलियन तो इस कुल्हाड़ी को लेकर इतनी आसानी से भाग रहा था, फिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतने भारी हथियार के साथ तो मेरा भागना नामुमकिन है। ग्रैंडमास्टर और साथ ही उससे बस आधे मील की ही दूरी पर रह गए थे, जिसकी वजह से वीर अब उन लोगों को आसानी से देख पा रहा था। अगर ये सुनहरी कुल्हाड़ी उसके हाथ में ना होती तो वो अभी भी उन सबसे बचकर भाग सकता था। पर इतने कीमती खजाने को पीछे छोड़कर वो भागना भी नहीं चाहता था। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हाथ को आया मुंह ना लगा। फिर अब वो क्या करे? काश कि वो भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन होता, तो वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ। अचानक से वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे एहसास हुआ है कि वो एक बहुत ही जरूरी बात तो भूल ही गया। सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल। जब वो एलियन इतना ताकतवर था तो उसकी डेविल सोल भी तो ताकतवर होगी।
ये ख्याल आते ही वीर तुरंत हो सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल पर नजर डालता है और डेविल सोल के सामने आते ही वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल की कैटेगरी, रूप बदलने की शक्ति। पावर स्क्रीन पर ये शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी की तो उसे जरूरत थी। बिना कोई सोच विचार किए वीर ने सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुला लिया और अगले ही पल एक बड़ी सी परछाई, जो दिखने में बिल्कुल उसी सेक्रेड ब्लड एलियन की ही तरह थी, वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर इसके पास एक बड़ी सुनहरी कुल्हाड़ी दे दी जाए फिर इस परछाई और असली सेक्रेड ब्लड एलियन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगले ही पल वो डेविल सोल वीर की तरफ दौड़ती है और उसके शरीर में समा गई। उस डेविल सोल के वीर के शरीर के अंदर आते ही वीर का रूप भी उसी सेक्रेड ब्लड एलियन के जैसा हो गया। वीर के शरीर की तरह उसका सुनहरा कवच भी अपना रूप उसी के जैसा बदलकर वीर को सिर से लेकर पांव तक ढक लेता है। अब वीर के पास एक नहीं बल्कि 2 डेविल सोल की ताकत थी। और रूप बदलने के बाद तो वीर अपने आप को पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। इसलिए अब ये भारी सुनहरी कुल्हाड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब तो अगर वो चाहे तो वो किसी पहाड़ को भी उखाड़कर अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वो ऐसा कुछ करने नहीं वाला था। 4 पैरों पर सवार, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी लिए, वीर इतनी तेजी से वहां से भागा कि ग्रैंड मास्टर तो क्या, किसी का भी उसे पकड़ना नामुमकिन था। ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों के नजरों के सामने से वीर वहां से बचकर निकल गया और उन सब के पास खड़े खड़े सब कुछ देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया और जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीर उन सबकी नजरों से बहुत दूर निकल गया था। एपिसोड 14। सिर्फ ग्रैंड मास्टर और उसके साथी ही नहीं, वहां मौजूद बाकी सब लोगों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो जहां विलियन की नाक के नीचे से हीरो हीरोइन को ले जाता है। उनमें से कई लोग तो ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों को वीर के पीछे भागता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो रहस्यमयी इंसान कौन है जिसे जय ने डॉलर कहकर बुलाया था। जहां एक तरफ ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों पर सब हंस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डॉलर उर्फ वीर की इमेज सबकी नजरों में किसी हीरो से कम की नहीं रह गई थी। जिस तरह से वीर ने ना सिर्फ सेक्रेड ब्लड एलियन का हथियार बल्कि उसकी डेविल सोल भी चुराई थी, उस हिसाब से वीर का किसी वायरल सेलिब्रिटी की तरह चर्चा का विषय बनना लाजमी था। और रही बात ग्रैंड मास्टर की, तो जो लोग कुछ देर पहले तक उससे इम्प्रेस थे, वही लोग अब उसका मजाक बना रहे थे। आखिर ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ इस सेक्रेड ब्लड एलियन के हथियार और डेविल सोल को ही नहीं बल्कि अपने पास मौजूद 6 पंखों वाली बरेया से बने डेविल सोल से बने हथियार को भी तो साथ में खो दिया था। तो ऐसे में तो उसे सबके मजाक का विषय बनना ही था। कुछ को तो यहां तक शक था कि कहीं इस हादसे के बाद ग्रैंड मास्टर अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। सब लोगों के बीच चल रहे इस डिस्कशन में एक बात कॉमन थी और वो थी डॉलर की असली पहचान। जब जय ने डॉलर का नाम लिया था तब वहां मौजूद कई लोग ठीक से उसे सुन नहीं पाए थे। इसलिए उन लोगों को बस डॉल नाम ही सुनाई दिया। भले ही ये नाम सुनने में सभी के लिए अजीब था, पर डॉल या डॉलर नाम के इस आदमी ने जो कारनामा किया था वो इस नाम से भी ज्यादा अजीब था। सब लोग आपस में वीर, ग्रैंड मास्टर और उस सेक्रेड ब्लड एलियन की चर्चा कर ही रहे थे कि तभी सबकी नजर ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों पर पड़ी। इतनी बड़ी हार की वजह से उन सभी के चेहरों पर 12 बजे हुए थे। उन सब की ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों को अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यो सब ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों की नाइंसाफी का शिकार बने थे। शायद इसी को कर्मा कहते हैं। सबको तंग करने वाले आदमी को आज एक अनजान आदमी धूल चटा गया था। वापस आते ही ग्रैंड मास्टर सीधा जय के पास गया और उसे धमकाते हुए डॉलर के बारे में सभी जानकारी लेने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, तुम जानते हो ना उस डॉल या डॉलर, जो भी उसका नाम है। बताओ मुझे वो कहाँ रहता है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर को यकीन था कि अगर जय ने उस अनजान आदमी को डॉलर कहकर बुलाया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जय उस आदमी के बारे में कुछ भी ना जानता हो। ग्रैंड मास्टर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर जय के पास ग्रैंड मास्टर को डॉलर से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सब कुछ बताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। वैसे भी जय के पास इसके अलावा बताने के लिए और था ही क्या, सिवाय डॉलर नाम के वो और कुछ जानता भी नहीं था। वो तो ये भी नहीं कि डॉलर नाम का ये आदमी दिखता कैसा है, फिर वो कहाँ रहता है उसकी तो बात ही छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर को जय की बातों पर भरोसा तो नहीं था, पर वो और कर भी क्या सकता था। जय अवनी के गैंग का आदमी है और इसीलिए ग्रैंड मास्टर उसे ज्यादा धमका भी नहीं सकता था। अगर जय उसकी अपनी गैंग में होता तो ग्रैंड मास्टर उसे उल्टा लटका कर सच पता कर लेता। पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था और इसकी 2 वजह थी। पहली, वो अवनी पर अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना चाहता था। पहले ही उस डॉलर की वजह से अवनी की नजरों में ग्रैंड मास्टर की इज्जत की ऐसी तैसी हो गई थी। अब अगर वो अवनी के गैंग के किसी आदमी के साथ बदतमीजी करता है तो अवनी उससे इंप्रेस होना तो दूर, शायद कभी उसे अपने आसपास भी नहीं फटकने देगी।
दूसरी वजह यह थी ग्रैंड मास्टर के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि वो जय की बातों को गलत ठहरा सके। ऐसे में अब उसके पास निराश होकर अपनी गैंग के साथ देव आश्रम वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इस डॉलर ने एक सेकंड में सबकी नज़रों में उसे बाहुबली से जॉनी लीवर बना दिया था। जिसे देखो वही उसे देखकर हंस रहा था। ये बात अलग है कि किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैंड मास्टर के मुंह पर हंसे। लेकिन अपने कमरे को अंदर से बंद करके बैठे ग्रैंड मास्टर ने मुट्ठियां भींचते हुए खुद से वादा किया कि डॉलर, तेरी वजह से आज सबकी नज़रों में मेरी इज्जत की ऐसी तैसी हुई है। और तो और अवनी पर मेरा इंप्रेशन भी खराब हो गया। कसम है मुझे, जिस दिन भी तू मेरे हाथ लग गया उसी दिन तेरे टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं टुकड़ों से यहाँ के एलियंस को ट्रीट दूंगा। नहीं तो मेरा नाम भी ग्रैंड मास्टर नहीं। अब वो अपने इस वादे को पूरा कर पाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ फिलहाल अभी कुछ समय के लिए डॉलर या डॉल ग्रैंड मास्टर वो सेक्रेड ब्लड एलियन और सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल पूरे देव आश्रम में सबसे पॉपुलर टॉपिक बन गए थे। इस तरफ ग्रैंड मास्टर की कसम से अनजान वीर पहाड़ के पास एक गड्ढा खोदने में बिजी था। वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर और उसके साथी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को इस गड्ढे में छुपाने का डिसीजन लिया। इस तरह से अगर ग्रैंड मास्टर और उसके साथी देव आश्रम में मौजूद बाकी लोगों की तरह उसकी भी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वीर के पास कुछ नहीं मिलेगा और ना ही उन लोगों को वीर पर शक होगा, क्योंकि अभी भी वीर उन सब से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। भले ही इस समय वीर अपना रूप बदल कर उन लोगों से बचकर निकल गया हो, लेकिन रूप बदलने का भी एक टाइम पीरियड होता है। वो कुछ ही समय के लिए अपने बदले हुए रूप में रह सकता है। अभी उसके जीन्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने ताकतवर एलियन की डेविल सोल से ज्यादा देर तक अपने बदले हुए रूप में रह सके। जितना ज्यादा ताकतवर एलियन होगा, वीर को उतने ही ज्यादा जीन पॉइंट्स और उतनी ही ताकतवर बॉडी की जरूरत होगी। इस समय वीर के पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हैं और इतने पॉइंट्स के साथ वीर सिर्फ 8 मिनट तक ही अपने बदले हुए रूप में रह सकता है। इतना समय उसके ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों से बचकर भागने के लिए तो काफी है, लेकिन उन लोगों का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। इतने समय में तो वो बाद 1-2 लोगों को ही मार पाएगा। उन सब से मुकाबला करने के लिए उसे अभी भी और स्ट्रांग होने की जरूरत है। अब डेविल सोल को तो कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक कि उसे बुलाया ना जाए, पर सुनहरी कुल्हाड़ी तो इनविजिबल नहीं हो सकती ना। आज नहीं तो कल सबको उसके पास वो सुनहरी कुल्हाड़ी दिख ही जाएगी। उस पर से इस बार उसने ग्रैंड मास्टर की गैंग के साथ साथ अवनी और भीम की गैंग से भी पंगा ले लिया है। भले ही उस सेक्रेट ब्लड एलियन को अधमरा ग्रैंड मास्टर ने किया हो, पर इस मिशन में तीनों गैंग शामिल थे। इसलिए उस सुनहरी कुल्हाड़ी के मिलने से उन तीनों गैंग का बराबर का फायदा होता। पर ऐसा हुआ नहीं और अब वीर ने एक नहीं बल्कि तीनों गैंग से दुश्मनी मोल ले ली है। तो अब ऐसे में समझदारी इसी में है कि वीर इस सुनहरी कुल्हाड़ी को कुछ समय के लिए इसी सुरक्षित जगह पर गाड़ दे। जब तक कि उसे इस सुनहरी कुल्हाड़ी का कोई अच्छा खरीदार नहीं मिलता, तब तक ये यहाँ सबकी नज़रों से सेफ रहेगी। इस सुनहरी कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे आसानी से 2 करोड़ तक मिल जाएंगे। और मेरे पास सुनहरे कछुए का जो सामान मेरे पास है उससे मैं आसानी से 1 करोड़ तक कमा सकता हूँ। यानी कि घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। पर अभी के लिए मुझे इस कुल्हाड़ी को यहीं छुपाना होगा। एक बार जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, तब मैं जानता हूँ कि ये सारो चीज़ें कहाँ बेचनी हैं। उस सुनहरी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ते समय वीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उसकी यही एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। आखिर वो जिस मकसद के लिए यहाँ टाइटन ग्रह आया था वो पूरा जो होने वाला था। भले ही सेक्रेट ब्लड डेविल सोल के मुकाबले सेक्रेट ब्लड गियर उतना कीमती नहीं था, पर फिर भी उसे खजाने से कम नहीं समझा जाता था। इसलिए वीर इतना सुरे था कि इस कुल्हाड़ी के उसे आराम से 2 करोड़ मिल जाएंगे। रही बात सेक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल की, तो उसे बेचने के बारे में तो वीर सोच भी नहीं सकता। यही तो वो एक चीज है जो उसे देव आश्रम में बने रहने और सक्सेस हासिल करने में मदद करेगी। इसे बेचना मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना जैसा होगा। और वीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एपिसोड 15। अंश गुजराल का रवैया इतना एग्रेसिव था कि वीर रहेजा को गुस्सा आ गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अंश का एटीट्यूड देखकर वीर ने तुरंत ही अपने सुनहरे कवच को बुलाया, जिसने तुरंत ही उसे सिर से लेकर पांव तक ढक लिया और अगले ही पल अंश को वीर की तरफ से एक जोरदार किक पड़ी। किक पड़ते ही अंश गुजराल कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। गुस्से में लाल चेहरा लिए अंश ने अपनी आरी जैसी हथेली से सीधा वीर के पैर पर अटैक कर दिया। एक टन की आवाज के साथ वीर का पैर लड़खड़ा गया और वो झटके के साथ कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया, पर पीछे जाते जाते भी उसने भी अंश को एक जोरदार किक मार ही दिया। वो किक भी इतनी जोरदार थी कि अंश गुजराल का सिस्टम हिल गया। रही बात वीर के सुनहरे कवच की, तो सिवाय एक सफेद मार्क के उस कवच पर कोई आंच भी नहीं आई थी। अंश की आंखें वीर के कवच को देखकर लालच से चमक उठी थी। उसने चिल्लाकर वीर से कहा, मेरे इतने खतरनाक वार के बावजूद तुम्हारा कवच नहीं टूटा। जरूर ये किसी सेक्रेट ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है।
तुम्हारे जैसे फटीचर के पास इतनी अच्छी डेविल सोल होना मतलब कौवे के हाथ मोती का हार लगने के जैसा है। अपना ये कवच मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अंश की बात सुनकर वीर का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने अंश को घुमाकर एक और जोरदार लात मारी। पर इस बार उसके अटैक की वजह से लड़खड़ाने के बजाय अंश ने वीर का पैर मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वीर उठकर अंश पर काउंटर अटैक कर पाता, अंश ने अपने घुटने से वीर की पीठ पर एक जोरदार अटैक करके उसे एक बार फिर से जमीन पर गिरा दिया। अंश के अटैक की वजह से वीर की चीख निकल गई और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी टूटती हुई सी महसूस हुई। फटीचा हमेशा फटीचा ही रहता है, फिर चाहे उसके पास कितनी ही अच्छी डेविल सोल क्यों ना हो। चुपचाप से वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जैसा फटीचर इसके लायक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल मुझे मिल ही जाएगी। अंश वीर का सिर पत्थर से लगातार लड़ाता रह रहा था। उसने ये ठान लिया था कि वो हर हाल में वीर की सेक्रेड ब्लड डेविल्स हासिल करके रहेगा। चोट खाते हुए वीर का खून गुस्से में खौल रहा था। तेरी तो। इससे पहले कि अंश एक बार फिर से उसका सिर पत्थर पर लड़ा पाता, वीर ने तेजी से अपना सिर अंश के सिर से लड़ा दिया था। अंश ने वीर के इस सडन अटैक की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए वीर के अटैक से उसकी नाक पर बहुत गहरी चोट लगी और वो कुछ कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। पर अंश के लिए सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं हुए थे। अंश की गिरफ्त से आज़ाद होते ही वीर तुरंत ही सबसे खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुलाया। अंश की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है जब वो वीर को एक अजीब से एलियन के रूप में बदलते हुए देखता है। इससे पहले कि अंश और कुछ भी समझ पाता, वीर पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका था। ये कौन सी डेविल सोल है? ये तुम्हारा सिर गाय का, नीचे घोड़े का, बीच का हिस्सा इंसान, कैसे? अंश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं वो अब भीतर ही भीतर घबरा भी गया था। पर फिर भी वो अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए जब उसने वीर को अपनी तरफ आते देखा तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया और अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका हर अटैक फेल हो गया क्योंकि इस बार वीर पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर ही गया था। अंश के हर अटैक को इग्नोर करते हुए वीर ने उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ तक कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए वीर को लात भी मारने की कोशिश की पर वीर अपने बैल वाले सिर से लगातार अंश गुजराल पर वार करता ही चला गया। अब कौन फटीचर है? बोल बोल, कौन फटीचर है अब? बोल ना। उस वीरान जंगल में बस वीर की ही आवाज गूंज रही थी। अंश तो पहले से ही काफी जख्मी था और अब वीर के इस लगातार वार की वजह से उसकी अकड़ और बची खुची एनर्जी भी खत्म हो गई। वो बहुत देर तक वीर के इन अटैक्स को सह नहीं पाया और इसलिए जब तक वीर का गुस्सा शांत हुआ तब तक वो मौत की नींद सो चुका था। अंश गुजराल की बॉडी में हरकतें होनी बंद हो गईं तो वीर की नज़र उसके चेहरे पर जाकर पड़ी। जिस चेहरे पर अभी कुछ देर पहले घमंड दिख रहा था वो अब बस मीट का एक टुकड़ा बन के रह गया था। खुद वीर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी का ऐसा हाल भी कर सकता है। पर फिर उसके पास सेक्रेड ब्लड सुनहरा कवच और सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल दोनों ही है। फिर ऐसे में तो हाइपर जीन आर्ट्स में माहिर होने वाला आदमी भी ऐसे बेरहम वार से बच नहीं सकता था। एक बार जब वीर शो हो गया कि अंश गुजराल नाम का ये हमलावर अब पूरी तरह से मर चुका है तब वीर ने उसकी लाश को मिट्टी के किसी ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया। अंश की लाश को जमीन पर फेंकने के बाद वीर ने अपने शरीर से दोनों डेविल सोल्स को अलग कर दिया और चैन से गहरी सांस ली थी। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कहीं कहीं पर तो उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे इस बात पर शक होने लग गया था कि कहीं उसकी हड्डी तो नहीं टूट गई है। अपनी ऐसी हालत देखकर वीर ये सोचते हुए भी डर रहा था कि अगर वो समय रहते अंश का काम तमाम नहीं करता तो क्या हो सकता था। अपने सुनहरे कवच और रूप बदलने की शक्ति के होते हुए भी जब वो इतना जख्मी हो गया था तो उनके बिना उसका क्या हाल होता इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। अंश गुजराल की हाइपर जीन आर्ट्स वाकई में कमाल की थी। और अगर कहीं अंश के पास भी वही डेविल सोल होती जो वीर के पास थी फिर तो वीर के लिए अंश का मुकाबला करना नामुमकिन था। पर वो कहते हैं न कि अंत भला तो सब भला। शायद ये वीर की अच्छी किस्मत ही थी कि आज वो अंश गुजराल के हाथों मरते मरते बचा था। वीर गहरी सांस लेते हुए अंश की लाश की तरफ देखा और फिर कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद वीर ने उस लाश की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे अंश की लाश से बस एक वॉलेट मिलता है जिसमें एक मेमोरी चिप के अलावा और कुछ नहीं था। उस मेमोरी चिप को देखकर वीर काफी कंफ्यूज था। भला टाइटन ग्रह पर मेमोरी चिप का क्या काम? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी फर्स्ट स्टेज पर है, जिसका मतलब यहाँ पर सारी चीजें प्राचीन जमाने की हैं। फिर ऐसे में ये मेमोरी चिप यहाँ क्या कर रही है? और एक मिनट, अंश ने कहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम से है, पर वीर ने तो ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं सुना था। ना ही अंश को देखकर लग रहा था कि वो पृथ्वी ग्रह का नहीं है। ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
शायद जब मैं अर्थ वापस जाऊं तब डॉक्टर खुराना मुझे इसके बारे में कुछ बता पाएं। तब तक मैं इस मेमोरी चिप को संभाल कर रखता हूं। यही सोचकर वीर ने मेमोरी कार्ड को सावधानी से अपने बैग में रख लिया और फिर अंश गुजराल के शरीर को तेजी से लात मारता हुआ उसके वॉलेट के साथ तालाब के अंदर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में तालाब की सतह पर ढेर सारे लोहे के दांतों वाले मगरमच्छ आ गए और वीर के देखते ही देखते सब अंश की लाश पर टूट पड़ते हैं। इस वीराने में वैसे भी उन बेचारों को लंच डिनर की बहुत दिक्कत होती होगी, और आज तो उन्हें इतनी शानदार पार्टी मिल गई। कुछ मिनटों बाद वहां अंश की लाश तो क्या बल्कि उसकी हड्डियां तक नहीं बची, और ये देखकर वीर ने राहत की सांस ली थी। फाइनली अंश का काम पूरी तरह से तमाम हो गया था। और न सिर्फ काम तमाम हुआ था बल्कि उसके वहां आने या होने का कोई सबूत तक नहीं था। एपिसोड 16। लोग डॉलर को खोज रहे थे और जो असल में डॉलर था, यानी वीर, वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा हुआ था। ग्रैंडमास्टर ने तो डॉलर के सिर पर बड़ा भारी इनाम भी रख दिया था। यही नहीं, उसने डॉलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए भी अच्छा खासा इनाम रखा था। इनाम की रकम इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए वीर का भी मन हुआ कि वो खुद को सरेंडर कर दे। पर फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करके वीर अपने आगे की तैयारी पर फोकस कर रहा था। झाड़ियों के बीच में छुपे वीर को पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखे। आपने प्राइमरी हरी बिल्ली की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको एक प्राइमरी जीन पॉइंट हासिल हुआ है। वीर पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर मुस्कुराने लगा। अब तक उसके पास 91 आम जीन पॉइंट्स, 26 प्राइमरी जीन पॉइंट्स, 0 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स और 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उधर तांबे के दांत वाला गैंडा अभी भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, इसलिए फिलहाल के लिए वीर कुछ प्राइमरी एलियंस को मारकर प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने में लगा हुआ था। जिस तरह से पूरा देव आश्रम डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, ऐसे में वीर देव आश्रम के आसपास के एलियंस का शिकार नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं उसके सुनहरे कवच की वजह से ग्रैंडमास्टर को उसके बारे में पता ना चल जाए। इसलिए वीर इस समय प्राइमरी एलियंस की तलाश में पहाड़ों की गहराई में आया था। किस्मत की बात थी कि टाइटन ग्रह इतना बड़ा था कि वहां पर अभी भी ऐसी कई जगह थी जहां इंसानों ने अभी तक कदम तक नहीं रखा था। इसलिए वीर के लिए डॉलर बनकर ग्रैंडमास्टर की नजरों से बचना आसान हो गया था। कम से कम ग्रैंडमास्टर और पूरा देव आश्रम डॉलर को यहां तो नहीं ढूंढेगा। इस सेटिस्फैक्शन के साथ वीर इस समय घनी झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ अपने सामने बने गहरे तालाब को देख रहा था। तभी कुछ दूरी से उसे एक आदमी की आवाज आई और वो तुरंत ही सतर्क हो गया। कहीं ग्रैंडमास्टर या देव आश्रम के किसी इंसान ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया। वीर के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में उसे अपने इस सवाल का जवाब भी मिल गया जब उसे फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक आदमी तालाब की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो देखने में बहुत ही थका हुआ लग रहा था और उसका पूरे शरीर पर हर तरफ से कट्स और घाव से लगे हुए थे। वीर ने झाड़ियों से बाहर आकर दूर से ही चिल्लाते हुए उसे सावधान किया, दोस्त, वहां तालाब के अंदर लोहे के दांत वाले मगरमच्छ हैं। थोड़ा संभाल के। उस आदमी को वार्निंग देने के पीछे वीर का कोई गलत इरादा नहीं था। वो आदमी वाकई में बहुत थका हुआ और जख्मी लग रहा था। ऐसे में अगर वो ये जाने बिना कि उस तालाब में खतरनाक लोहे के दांत वाले मगरमच्छ रहते हैं, वो उस तालाब से पानी पी लेता तो शायद वो उन मगरमच्छ का शिकार बन जाता। इसलिए वीर ने उस आदमी को पहले से इस बारे में वार्निंग देना जरूरी समझा। पर इसके साथ साथ वीर का खुद का भी एक सेल्फिश मोटिव था। वीर इतनी देर से झाड़ियों में बैठा लोहे के दांत वाले मगरमच्छों का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस जख्मी आदमी के वजह से तालाब के मगरमच्छ सतर्क हो जाएं। फिर तो उसका यहाँ आना और इतनी देर तक इंतजार करना दोनों ही बेकार हो जाता। इसलिए उसने समय रहते उस जख्मी आदमी को वार्निंग देना सही समझा। ये कौन सी जगह है और ग्लोरी आश्रम का रास्ता किस तरफ से है? उस जख्मी आदमी ने वीर को देखते हुए कहीं का पता पूछा। कहीं ना कहीं इस वीरान जगह पर किसी इंसान के मिलने से उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। उस आदमी की बात सुनकर वीर कंफ्यूज हो गया। ग्लोरी आश्रम, ये जगह देव आश्रम के नॉर्थ साइड पर मौजूद पहाड़ी इलाका है, और जिस जगह की तुम बात कर रहे हो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बल्कि मैं तो ये नाम भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। डॉक्टर खुराना ने तो केवल मुझे देव आश्रम के बारे में ही बताया था। तो फिर ये ग्लोरी आश्रम कहाँ से आया? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली लोगों को यहाँ टाइटन ग्रह पर भेज रही है? और क्या डॉक्टर खुराना इस बात को जानते हैं? जितना वो जख्मी आदमी कंफ्यूज था उस कहीं ज्यादा इस समय वीर कंफ्यूज था। वीर ने पिछले 4-5 महीनों में पहली बार देव आश्रम के अलावा किसी और बेस का नाम सुना था। मैं चलते चलते इतना दूर आ गया कि किसी दूसरे बेस की टेरिटरी में पहुंच गया। वो जख्मी आदमी कंफ्यूज होकर खुद में बड़बड़ाने लगा था। कुछ देर बाद उस जख्मी आदमी ने वीर से कहा, मुझे अपने बेस में ले चलो। पर जिस टोन में वो वीर से बात कर रहा था, वो टोन वीर को अच्छी नहीं लगी। उस आदमी की टोन से ऐसा लग रहा था जैसे वो वीर से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा हो।
यहाँ से साउथ की तरफ जाओ। अगर तुम थोड़ा तेज चले तो शाम होने से पहले देव आश्रम पहुंच जाओगे। मुझे अभी शिकार करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उस जख्मी आदमी की टोन सुनकर वीर ने भी उसे उतने ही एटीट्यूड से जवाब दिया और वापस से झाड़ियों की तरफ जाने लगा। अचानक से ही वो जख्मी आदमी वीर पर पीछे से अटैक करता है और उसके अटैक की वजह से वीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। वीर तुरंत ही अपने माथे की चोट पर हाथ रखकर उस पट्टी बांधने लगा और उसने उस जख्मी आदमी को घूर कर देखा, जिसने उसे धक्का दिया था और वहां पर पड़े पत्थर से उसके माथे पर चोट लग गई थी। वीर चिल्लाया, अबे पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? अंश गुजराल को ना सुनने की आदत नहीं है। अब चुपचाप मुझे अपने बेस लेकर चलो। वो जख्मी आदमी जिसका नाम अंश था वीर को धमकाते हुए कहा। तू तो गया। वीर ने तुरंत ही अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से अंश पर अटैक किया। अंश की सेल्फिशनेस देखकर वीर को गुस्सा आ गया था। अगर समय पर वीर अंश को तालाब में रहने वाले मगरमच्छों के बारे में वार्निंग नहीं देता तो अब तक अंश उन सबका लंच और डिनर दोनों बन चुका होता। और इस बात एहसान मानने के बजाय अंश उल्टा वीर पर अटैक कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वीर ने उसके साथ देव आश्रम जाने से मना कर दिया। वीर के लिए इतनी वजह काफी थी अंश पर काउंटर अटैक करने के लिए। स्कूल में पढ़ाई गई बेकार की बेसिक स्किल्स, इस तरह से भला तो कोई बच्चा भी चला लेगा। भले ही यहाँ आते आते मेरी सारी डेविल सोल बर्बाद हो गई हो, पर तुम्हारे जिसे बच्चे के लिए मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। वीर के अटैक से अंश ने आसानी से अपने आप को बचा लिया, पर वीर के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अंश ने सिर्फ अपनी हथेली के इस्तेमाल से ही वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसका हाथ है या आरी? कितनी आसानी से इसने मेरे भाले के 2 टुकड़े कर दिए। पर कैसे? कहीं ये हैरानी से वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि अंश ने कौन सा अटैक स्टाइल अपनाया है। हाइपर जीन आर्ट। अपने हाथ में आधा भाला लिए वीर अभी भी हैरान था। हाइपर जीन आर्ट मार्शल आर्ट्स का सबसे एडवांस्ड वर्जन था जिसे स्पेशली टाइटन ग्रह के लिए ही डिजाइन किया गया था। हाइपर जीन आर्ट्स की जड़ें प्राचीन मार्शल आर्ट्स से जुड़ी हुई थी, जिसके रहस्यमयी मूव्स को समझा पाना साइंस के भी बस के बात नहीं है। लेकिन इस तरह आर्ट सीखना आसान नहीं होता है। इसे सीखने वाले को फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। पर इसके फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ इस तरह की मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जीन पॉइंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे, मूवमेंट्स उतने ही ज्यादा शार्प होंगे। अंश गुजराल के मूवमेंट्स शायद इतने ज्यादा शार्प इसीलिए है क्योंकि शायद उसके पास जीन पॉइंट्स ज्यादा है। तभी तो इतना जख्मी होने के बावजूद उसने वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए। जैसा तुम्हारा आईक्यू है उसको देखकर लगता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाओगे। पर तुमने तो काफी इम्प्रेस कर दिया मुझे। आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो मुझे बेस ले चलो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद अंश एक बार फिर से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को एक पैटर्न में घुमाता हुआ अपनी हाइपर जीन आर्ट की पोजीशन पर आ गया। उसका इरादा साफ था, अगर वीर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वीर के टुकड़े टुकड़े करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एपिसोड 17। अंश गुजराल का रवैया इतना एग्रेसिव था कि वीर रहेजा को गुस्सा आ गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अंश का एटीट्यूड देखकर वीर ने तुरंत ही अपने सुनहरे कवच को बुलाया, जिसने तुरंत ही उसे सिर से लेकर पांव तक ढक लिया और अगले ही पल अंश को वीर की तरफ से एक जोरदार किक पड़ी। किक पड़ते ही अंश गुजराल कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। गुस्से में लाल चेहरा लिए अंश ने अपनी आरी जैसी हथेली से सीधा वीर के पैर पर अटैक कर दिया। एक टन की आवाज के साथ वीर का पैर लड़खड़ा गया और वो झटके के साथ कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया, पर पीछे जाते जाते भी उसने भी अंश को एक जोरदार किक मार ही दिया। वो किक भी इतनी जोरदार थी कि अंश गुजराल का सिस्टम हिल गया। रही बात वीर के सुनहरे कवच की, तो सिवाय एक सफेद मार्क के उस कवच पर कोई आंच भी नहीं आई थी। अंश की आंखें वीर के कवच को देखकर लालच से चमक उठी थी। उसने चिल्लाकर वीर से कहा, मेरे इतने खतरनाक वार के बावजूद तुम्हारा कवच नहीं टूटा। जरूर ये किसी सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है। तुम्हारे जैसे फटीचर के पास इतनी अच्छी डेविल सोल होना मतलब कौवे के हाथ मोती का हार लगने के जैसा है। अपना ये कवच मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अंश की बात सुनकर वीर का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने अंश को घुमाकर एक और जोरदार लात मारी। पर इस बार उसके अटैक की वजह से लड़खड़ाने के बजाय अंश ने वीर का पैर मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वीर उठकर अंश पर काउंटर अटैक कर पाता, अंश ने अपने घुटने से वीर की पीठ पर एक जोरदार अटैक करके उसे एक बार फिर से जमीन पर गिरा दिया। अंश के अटैक की वजह से वीर की चीख निकल गई और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी टूटती हुई सी महसूस हुई। फटीचा हमेशा फटीचा ही रहता है, फिर चाहे उसके पास कितनी ही अच्छी डेविल सोल क्यों ना हो। चुपचाप से वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जैसा फटीचर इसके लायक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल मुझे मिल ही जाएगी। अंश वीर का सिर पत्थर से लगातार लड़ाता रह रहा था।
उसने ये ठान लिया था कि वो हर हाल में वीर की सेक्रेड ब्लड डेविल्स हासिल करके रहेगा। चोट खाते हुए वीर का खून गुस्से में खौल रहा था। तेरी तो। इससे पहले कि अंश एक बार फिर से उसका सिर पत्थर पर लड़ा पाता, वीर ने तेजी से अपना सिर अंश के सिर से लड़ा दिया था। अंश ने वीर के इस सडन अटैक की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वीर के अटैक से उसकी नाक पर बहुत गहरी चोट लगी और वो कुछ कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। पर अंश के लिए सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं हुए थे। अंश की गिरफ्त से आज़ाद होते ही वीर तुरंत ही सबसे खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुलाया। अंश की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है जब वो वीर को एक अजीब से एलियन के रूप में बदलते हुए देखता है। इससे पहले कि अंश और कुछ भी समझ पाता, वीर पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका था। ये कौन सी डेविल सोल है? ये तुम्हारा सिर गाय का, नीचे घोड़े का, बीच का हिस्सा इंसान, कैसे? अंश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं वो अब भीतर ही भीतर घबरा भी गया था। पर फिर भी वो अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए जब उसने वीर को अपनी तरफ आते देखा तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया और अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका हर अटैक फेल हो गया क्योंकि इस बार वीर पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर ही गया था। अंश के हर अटैक को इग्नोर करते हुए वीर ने उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ तक कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए वीर को लात भी मारने की कोशिश की पर वीर अपने बैल वाले सिर से लगातार अंश गुजराल पर वार करता ही चला गया। अब कौन फटीचर है? बोल बोल, कौन फटीचर है अब? बोल ना। उस वीरान जंगल में बस वीर की ही आवाज गूंज रही थी। अंश तो पहले से ही काफी जख्मी था और अब वीर के इस लगातार वार की वजह से उसकी अकड़ और बची खुची एनर्जी भी खत्म हो गई। वो बहुत देर तक वीर के इन अटैक्स को सह नहीं पाया और इसलिए जब तक वीर का गुस्सा शांत हुआ तब तक वो मौत की नींद सो चुका था। अंश गुजराल की बॉडी में हरकतें होनी बंद हो गईं तो वीर की नज़र उसके चेहरे पर जाकर पड़ी। जिस चेहरे पर अभी कुछ देर पहले घमंड दिख रहा था वो अब बस मीट का एक टुकड़ा बन के रह गया था। खुद वीर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी का ऐसा हाल भी कर सकता है। पर फिर उसके पास सेक्रेड ब्लड सुनहरा कवच और सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल दोनों ही है। फिर ऐसे में तो हाइपर जीन आर्ट्स में माहिर होने वाला आदमी भी ऐसे बेरहम वार से बच नहीं सकता था। एक बार जब वीर शो हो गया कि अंश गुजराल नाम का ये हमलावर अब पूरी तरह से मर चुका है तब वीर ने उसकी लाश को मिट्टी के किसी ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया। अंश की लाश को जमीन पर फेंकने के बाद वीर ने अपने शरीर से दोनों डेविल सोल्स को अलग कर दिया और चैन से गहरी सांस ली थी। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कहीं कहीं पर तो उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे इस बात पर शक होने लग गया था कि कहीं उसकी हड्डी तो नहीं टूट गई है। अपनी ऐसी हालत देखकर वीर ये सोचते हुए भी डर रहा था कि अगर वो समय रहते अंश का काम तमाम नहीं करता तो क्या हो सकता था। अपने सुनहरे कवच और रूप बदलने की शक्ति के होते हुए भी जब वो इतना जख्मी हो गया था तो उनके बिना उसका क्या हाल होता, इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। अंश गुजराल की हाइपर जीन आर्ट्स वाकई में कमाल की थी और अगर कहीं अंश के पास भी वही डेविल सोल होती जो वीर के पास थी फिर तो वीर के लिए अंश का मुकाबला करना नामुमकिन था। पर वो कहते हैं न कि अंत भला तो सब भला। शायद ये वीर की अच्छी किस्मत ही थी कि आज वो अंश गुजराल के हाथों मरते मरते बचा था। वीर गहरी सांस लेते हुए अंश की लाश की तरफ देखा और फिर कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद वीर ने उस लाश की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे अंश की लाश से बस एक वॉलेट मिलता है जिसमें एक मेमोरी चिप के अलावा और कुछ नहीं था। उस मेमोरी चिप को देखकर वीर काफी कंफ्यूज था। भला टाइटन ग्रह पर मेमोरी चिप का क्या काम? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी फर्स्ट स्टेज पर है, जिसका मतलब यहाँ पर सारी चीजें प्राचीन जमाने की हैं। फिर ऐसे में ये मेमोरी चिप यहाँ क्या कर रही है? और एक मिनट, अंश ने कहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम से है, पर वीर ने तो ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं सुना था। ना ही अंश को देखकर लग रहा था कि वो पृथ्वी ग्रह का नहीं है। ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद जब मैं अर्थ वापस जाऊं तब डॉक्टर खुराना मुझे इसके बारे में कुछ बता पाएं। तब तक मैं इस मेमोरी चिप को संभाल कर रखता हूं। यही सोचकर वीर ने मेमोरी कार्ड को सावधानी से अपने बैग में रख लिया और फिर अंश गुजराल के शरीर को तेजी से लात मारता हुआ उसके वॉलेट के साथ तालाब के अंदर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में तालाब की सतह पर ढेर सारे लोहे के दांतों वाले मगरमच्छ आ गए और वीर के देखते ही देखते सब अंश की लाश पर टूट पड़ते हैं। इस वीराने में वैसे भी उन बेचारों को लंच डिनर की बहुत दिक्कत होती होगी और आज तो उन्हें इतनी शानदार पार्टी मिल गई। कुछ मिनटों बाद वहां अंश की लाश तो क्या बल्कि उसकी हड्डियां तक नहीं बची और ये देखकर वीर ने राहत की सांस ली थी। फाइनली अंश का काम पूरी तरह से तमाम हो गया था और न सिर्फ काम तमाम हुआ था बल्कि उसके वहां आने या होने का कोई सबूत तक नहीं था। एपिसोड 18। वीर रहेजा ने लात के ठोकरों से अंश गुजराल की लाश को तालाब में मगरमच्छों के बीच धकेल दिया था और फिर बोला, इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो मेरे प्यारे लोहे के दांत वाले मगरमच्छों।
और चिंता मत करना, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। बस यूं समझ लो कि आज मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की ही किस्मत बहुत अच्छी थी। पर अगली बार भी तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तब तक के लिए बाय बाय। तालाब की सतह पर घूमते मगरमच्छों को देखकर वीर ने हंसते हुए सोचा और फिर मुस्कुराता हुआ देव आश्रम की तरफ चला गया। वैसे भी इस समय वो इस हालत में नहीं था कि उन मगरमच्छों का मुकाबला कर सके, तो देव आश्रम वापस जाना ही सही था। पर सुकून तो उसे देव आश्रम में भी नहीं था। ग्रैंडमास्टर की तलाश अभी भी जारी थी। यहां तक कि उसने इनाम की रकम तक बढ़ा दी थी। फिर भी अभी तक कोई डॉलर तक नहीं पहुंच पाया था। पहुंचता भी कैसे, कोई भी डॉलर को देव आश्रम के संकी से जो कनेक्ट नहीं कर रहा था। खैर उनकी भी गलती नहीं थी। जिस तरह से वीर ने देव आश्रम में अपना लो प्रोफाइल स्टेटस में बना रखा था, उससे कोई भी ये अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वीर उर्फ संकी ही डॉलर है। भला बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर डॉलर कैसे हो सकता है? उस पर से देव आश्रम में कोई उससे बात भी नहीं करता था, करता होता तो शायद किसी को शक भी होता। पर उनकी नज़र में तो वीर की कोई औकात नहीं है। पर जो भी है, वीर के लिए तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज ही है। अच्छा ही है कोई उसे डॉलर से कनेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता। रास्ते में सबके मुंह से अपनी मतलब डॉलर की तारीफ सुनते हुए वीर अपने कमरे में आया और कमरे में कैद तांबे के दांत वाले गैंडे पर एक नज़र डाली। अब तक उस गैंडे के शरीर का काफी हिस्सा ब्राउन कलर का हो चुका था, पर फिर भी उसके शरीर का रंग एक म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे जैसा नहीं हुआ था। शायद अभी उसे डेवलप होने में थोड़ा और समय लगेगा। ये सोचकर वीर ने गहरी सांस ली और देव आश्रम के बाजार में जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गया। क्यों रे सनकी, किस एलियन ने तेरा ये हाल कर दिया? कितनी बार बोला है कि अपने लेवल के एलियंस का शिकार किया कर। तू क्या अपने आप को डॉलर समझता है जो अपने लेवल के ऊपर के एलियंस का शिकार करने चला था? इस तरह के ताने वीर के लिए नए नहीं थे। ये दुकानदार हो या देव आश्रम का कोई भी और इंसान, सबकी नज़रों में वीर की यही वैल्यू थी। कोई भी वीर का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। पर वीर को इन सब की आदत पड़ गई थी। इसलिए अभी भी उसने इस दुकानदार की बात का कोई भी जवाब दिए बगैर उसे चुपचाप पैसे दिए और उससे जड़ी बूटियों का थैला ले लिया और अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगा। वैसे भी इस समय वो जिस दर्द में था उसमें वो किसी से भी कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके पास जय के दिए हुए 10 लाख रुपए थे, वरना शायद वो ये जड़ी बूटियां भी अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि पीछे से उसे उस दुकानदार और यहाँ मौजूद लोगों के हंसने की आवाज आई तो वो समझ गया कि एक बार फिर वो लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, कम से कम डॉलर की तो तारीफ हो रही है ना। अब जब उन बेचारों को नहीं पता कि डॉलर और सन की एक ही है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? बोलने दो जिसको जो बोलना है। वैसे भी किसी एक्टर ने कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो इन लोगों को पता चल ही तो जाएगा कि ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब डॉलर की सच्चाई जानकर इन सबके चेहरे पर 12 बज जाएंगे। तब तक हो लेने दो खुश इन्हें भी। क्या जाता है? वीर ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए उस दुकानदार और बाकी लोगों को देखा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से अंश गुजराल से मिली चोटों से रिकवर होने में वीर को 10 दिन लग गए थे। इन 10 दिनों में वीर ने उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर कड़ी नजर रखी थी। अब तक तांबे के दांत वाला वो गैंडा पूरी तरह से एक म्यूटेंट एलियन बन चुका था, लेकिन उसका साइज अभी भी एक आम एलियन के जैसा ही था। वीर ने अब तक टाइटन ग्रह पर जिन म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडों एलियंस को देखा था वो सब साइज में इस गैंडे के 2 गुने थे। इसके अलावा जिस गैंडे को वीर ने काले क्रिस्टल की मदद से डेवलप किया है, एक असली म्यूटेंट गैंडे के मुकाबले वो ताकत में भी काफी कम है। इनफैक्ट एक असली म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे से तो इस गैंडे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वीर अपना खंजर निकालकर उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वीर के इतने तेज वार के बावजूद उस गैंडे के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उल्टा वीर का खंजर जरूर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो ये म्यूटेंट एलियन तो बन चुका है, पर देखने में अभी भी एक आम एलियन जैसा ही है। वीर तुरंत ही खुद को सेक्रेट ब्लड एलियन के रूप में बदलकर और ज्यादा फोर्स से उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर अटैक कर दिया। उसकी आंखों के सामने पावर स्क्रीन पॉप अप हुआ जिसमें रोबोटिक साउंड के साथ उसके लिए संदेश था। म्यूटेंट तांबे के दांत वाला एलियन मारा गया। आपको कोई डेवल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। डेवलप किए गए उस तांबे के दांत वाले गैंडे के मरते ही वीर की पावर स्क्रीन पर ये शब्द नजर आने लगे थे। पावर स्क्रीन पर ये शब्द पढ़कर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही ये दिखने में बाकी म्यूटेंट तांबे के दांत वाले एलियन से अलग था, पर जब तक इसकी गिनती म्यूटेंट एलियन में आती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, इस म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की एनर्जी को सेल कैसे करूंगा।
अगर पैसों की जरूरत नहीं होती तो इसे बेचने के बजाय मैं खुद म्यूटेंट पॉइंट्स हासिल कर लेता। पर अब उस पर से पूरा देव आश्रम मुझे मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। अगर डॉलर बनकर इसे बेचने जाऊंगा तो ग्रैंड मास्टर और बाकी सबके हाथों पकड़ा जाऊंगा। पर अगर संकी बनकर बेचने जाऊंगा तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं अब मैं? वीर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा और अचानक से उसे कुछ याद आ गया। अब तो एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो फाइनली एक डिसीजन ले ही लेता है और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे पता है कि उसे किससे बात करनी है। इन दिनों जय का हाल बहुत ही बुरा था। अवनी ने उसे डॉलर को ढूंढने के लिए बोला था, पर जब वो डॉलर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था तो वो उसे ढूंढता कैसे? इन 10 दिनों में वो हर उस जगह गया था जहां डॉलर उसे मिल सकता था, पर अफसोस डॉलर उसे कहीं नहीं मिला। पर अवनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसे हर हाल में डॉलर से वो सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और गियर चाहिए थे। इसलिए उसने जय को और ध्यान से ढूंढने का ऑर्डर दिया। और तब से जय जगह जगह जाकर वीर मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। पर डॉलर तो ऐसे गायब था जैसे कि वो कभी टाइटन ग्रह पर मौजूद ही नहीं था। अगर देव आश्रम के बाकी लोगों ने उस दिन अपनी आंखों से डॉलर को नहीं देखा होता तो शायद अब तक जय ये लगने लगता कि उसी की आंखों को धोखा हुआ है, यार डॉलर जैसा कोई इंसान है ही नहीं। उस दिन सुबह सुबह भी वो डॉलर की तलाश में निकल रहा था जब अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकराया है और वो मुंह के बल गिर गया। कौन गधा है ये जिसने मेरे कमरे के सामने इतना बड़ा पत्थर रखा है? कसम से अगर मिल गया न तो मार मार के भरता बना दूंगा। जय का मूड आजकल वैसे ही बहुत खराब रहता था, उस पर से सुबह सुबह इस तरह से मुंह के बल गिरने से और ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर अफसोस अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे वहां कोई नजर भी नहीं आ रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद जय खुद ही उस पत्थर खुद ही हटाने एक डिसीजन लेता है जब अचानक पत्थर के नीचे उसे कुछ नजर आता है। करीब से देखने पर उसे एक बंडल के साथ साथ एक नोट नजर आता है जिस पर लिखा था 1 करोड़ की कीमत का सामान डिलीवर कर दिया है। अगर और चाहिए तो पैसे लेकर कल टिड्डों के इलाके में आ जाना। सिर्फ कैश। उस नोट में भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा था, पर नोट के लेफ्ट साइड पर कोने में एक कॉइन की ड्राइंग बनी हुई थी। डॉलर। जय को ये समझते देर नहीं लगी कि ये नोट किसकी तरफ से है। एपिसोड 19। जैसे ही जय को एहसास हुआ कि डॉलर ने खुद उसे कांटेक्ट किया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर अफसोस वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता था। अगर देव आश्रम में किसी को इस बात की भनक भी लग गई कि वो डॉलर से मिलने वाला है, तो क्या पता डॉलर को पकड़ने के लिए वो इंसान उसका पीछा करे। फिर तो वो डॉलर और अवनी दोनों ही का विश्वास खो देगा। इसलिए सावधानी से इधर उधर देखते हुए उसने चुपचाप डॉलर रखा हुआ बंडल और नोट उठाया और झट से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर आने के बाद जय डॉलर के हाथों रखा हुआ बंडल खोलता है और देखता है कि उसमें एक शीशी और सुनहरे पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ है। उस सुनहरे पत्थर को देखते ही जय समझ जाता है कि वो किसी कछुए का शेल है। पर कछुए का शेल कब से सुनहरे रंग का होने लगा भाई? कहीं ये ओ तेरी। हैरानी से जय की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये किसी आम कछुए का नहीं बल्कि सेक्रेड ब्लड कछुए का शेल है। जय अच्छे से जानता था कि इस तरह के एलियन कितने रेयर हैं। तो ऐसे में इस तरह के एलियन का सामान हासिल होना कोई छोटी बात नहीं है। ये डॉलर तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम की चीज निकला। पूरे देव आश्रम में किसी के पास इतना रेयर आइटम नहीं होगा। अवनी के पास भी नहीं। जय की खुशी सातवें आसमान पर थी। उसने तुरंत ही साथ आई शीशी को खोला और शीशी के अंदर बंद ट्रांसपेरेंट लिक्विड को एक ही घूंट में पी गया। आपने प्राइमरी एलियन की एनर्जी हासिल की है। आपको एक खास जीन पॉइंट हासिल हुआ है। पॉप अप हुए पॉवर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर जय को उतनी खुशी नहीं हुई जितना उसे सेक्रेड ब्लड कछुए के कवच के शेल को देखकर हुई थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर कम से कम उसे एक म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा। लेकिन प्राइमरी एलियन। पर डॉलर ने कहा है कि उसके पास कुछ और भी है। तो हो सकता हो कि इस प्राइमरी एलियन की एनर्जी के जरिए वो मुझसे कहना चाह रहा हो कि उसके पास इससे भी ज्यादा शानदार चीज है। तभी तो उसने मुझे कैश लाने के लिए कहा है। हाँ, यही बात होगी। ये नोट कल रात में आया होगा। यानी कि मुझे आज ही जाकर डॉलर से मिलना होगा। ये ख्याल आते ही जय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसके हाथ तो डबल बोनस लग गया। अब वो डॉलर को अवनी का मैसेज भी दे सकता है और साथ ही साथ डॉलर के पास जो भी शानदार चीज है उसे खरीद भी सकता है। एक ही समय में दोनों काम। फाइनली इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाएगी। इसके बाद बिना ज्यादा सोच विचार किए ही जय तुरंत ही टिड्डों के इलाके की तरफ निकल पड़ा क्योंकि अभी बहुत सुबह थी इसलिए उसे देव आश्रम में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। एक तरह से ये अच्छा भी था। कम से कम कोई उसका पीछा तो नहीं करेगा। कुछ ही देर में जय टिड्डों के इलाके में पहुंच गया और उसने खड़े होकर डॉलर का इंतजार करना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई पर डॉलर का कोई अता पता नहीं था। सुबह से इंतजार करते करते अब डॉलर का पेशेंस भी जवाब दे गया था।
शिट, यकीन नहीं हो रहा कि डॉलर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। गुस्से में जय वहां से जाने का फैसला कर चुका था। पैसे लाए। जय वहां से जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। हैरान होकर जब उसने मुड़कर देखा तो उसे जमीन के नीचे से डॉलर सुनहरे रंग का कवच पहने डॉलर बाहर आता नजर आया। भाई, क्या तुम सुबह से यहाँ छुपे हुए थे? जय हैरानी से वीर को देखते हुए पूछता है। मैं यहाँ कल रात से छुपा हुआ हूँ। तुम तो जानते ही हो कि देव आश्रम में आजकल क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हारा पीछा करते करते मुझ तक पहुंचे, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैं यहाँ छुपा हुआ था। वीर ने कंधे उचकाते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से कही मानो कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसकी बात से जय उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। मैं तो हमेशा से ही जानता था कि तुम ताकतवर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, इसीलिए तो मैंने बिजनेस करने के लिए तुम्हें चुना। और तुम चिंता मत करो, देव आश्रम में कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ तक कि अवनी शेरगिल भी ये बात नहीं जानती। तुमसे मुझे इतनी शानदार चीजें मिल रही हैं, फिर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? भला कभी रॉबिन ने बैटमैन को धोखा दिया है? जय डॉलर उर्फ वीर को थम्स अप देते हुए कहता है। वो वाकई में डॉलर से बहुत इम्प्रेस था। रात भर ऐसे जमीन पर छुपे रहना कोई छोटी बात नहीं थी। कितनी दिक्कत हुई होगी न उसे। ये फालतू बातें बंद करो और ये बताओ कि पैसे लाए। वीर जय की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और वैसे भी जय को जरूरत क्या है हर बार उसे इतना इम्प्रेस करने की कोशिश करने की। देव आश्रम में भला ऐसा दूसरा कौन है जिसके साथ वीर बिजनेस कर सकता है? पर जय तो नहीं जानता न कि डॉलर और सन की एक ही हैं। तो फिर तो उसका ऐसी बातें करना बनता है। हाँ, हाँ क्यों नहीं। पहले तो ये 1 करोड़ लो उस सुनहरे कछुए की शेल के लिए। मानना पड़ेगा, इतना समय हो गया मुझे टाइटन पर, मगर ऐसा रेयर आइटम मैंने आज तक नहीं देखा। रही बात प्राइमरी एलियन की एनर्जी की, तो उसके लिए 10 लाख तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। बाकी के बचे 50 लाख ये लो। अब बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए और क्या है? जय एक्साइटेड होकर जय से पूछा। वो शो था कि डॉलर के पास जरूर ही कोई बहुत शानदार चीज है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और डॉलर को वो सेक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर ही बेच दे। एक म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की एनर्जी। कीमत 2 करोड़। कोई मोल भाव नहीं। वीर जय को एक छोटी शीशी दिखाते हुए कहता है और उसकी बात सुनकर जय की आंखें चमक उठती हैं। मैं जानता था कि तुम मुझे कोई शानदार आइटम ही दोगे। और पैसों की चिंता तो तुम करो ही नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम 2.5 करोड़ लो। ये लो। जय एक्साइटेड होकर वीर के हाथों में नोटों के बंडल पकड़ाता है और वीर उसे हैरानी से देखता है। 2 करोड़ के जगह पर 2.5 करोड़ रुपए, और तो और जय ने चेक भी नहीं किया कि क्या वाकई में वो उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेच रहा है। एक बार चेक तो कर लो, वीर जय से कहता है और उसकी बात सुनकर जय हंसने लगा था। चेक क्या करना, तुमने मुझे दिया है ना, काफी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डॉलर। जय मुस्कुराते हुए कहता है और उसकी बात सुनकर वीर शांत रह गया। वैसे डॉलर, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। डॉलर, तुम तो जानते ही होगे कि मैं अवनी शेरगिल के लिए काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अवनी शेरगिल का एक मैसेज है। वो चाहती है कि जो सेक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर तुमने हासिल किया है, वो तुम उसे बेच दो। कीमत जो भी तुम चाहो। ट्रस्ट मी ब्रो, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अवनी शेरगिल तुम्हें मालामाल कर देगी। जय की बात सुनकर वीर सोच में पड़ गया। ऑफर बुरा नहीं है। डेविल सोल नहीं, पर वो सुनहरी कुल्हाड़ी तो मैं बेच ही सकता हूँ। वैसे भी वो इतनी भारी है कि मैं उसे अपने साथ लेकर कहीं आ जा नहीं सकता। वैसे भी कब तक उसे वहां जमीन के नीचे छुआ कर रखूंगा। वीर ने कुछ देर तक सोचा और फिर जय की तरफ देखने लगा। कीमत कितनी देगी वो? वीर जय से पूछता है और जय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आफ्टर ऑल, डॉलर उसके ऑफर के बारे में सोच जो रहा था। वो तो मुझे नहीं पता। उसके लिए तो तुम्हें खुद ही अवनी से बात करनी होगी। मैं तो बस उसका मैसेज लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो बताओ क्या कहते हो? जय एक्साइटेड होकर अपनी दोनों हथेलियां मलते हुए पूछा। फाइनली, अब अवनी उसकी जान खाना कम करेगी। वीर ने जय से कहा, जाकर अवनी से बोलो कि अगर वाकई में वो ये सामान मुझसे खरीदना चाहती है तो पहले मुझे एक कीमत बताए। अगर मुझे सही लगी तो उसे वो सामान बेच दूंगा। पर मेरी एक शर्त है, पैसे लेकर तुम आओगे, अवनी नहीं। वीर जानता था कि अवनी से अकेले में मिलना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर उसने डॉलर उर्फ वीर को पहचान लिया तो वो ये रिस्क नहीं ले सकता। एपिसोड 20। डॉलर की शर्त सुनकर जय सोच में पड़ गया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि चलो, अवनी का मैसेज उसने डॉलर तक पहुंचा तो दिया ही है। उनसे कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हें बात करके बताता हूँ। वीर की शर्त जय को थोड़ी अजीब तो लगती है, पर फिर ये सोचकर शांत रहता है कि डॉलर खुद ही बहुत अजीब है, इसीलिए उसकी बातें भी अजीब ही होंगी। और वैसे भी डॉलर अवनी से मिले या ना मिले, इससे उसे क्या।
उसने तो अपना काम कर दिया ना। अगर डॉलर अवनी से नहीं मिलना चाहता है तो ना सही, वो डॉलर को फोर्स नहीं करेगा। आफ्टर ऑल डॉलर उसकी सोने का अंडे देने वाली मुर्गी है और अवनी के लिए वो अपनी इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं खो सकता। इसलिए वो वीर की बात पर राजी हो जाता है। और वैसे भी ऐसा तो होगा नहीं कि देव आश्रम में रहकर डॉलर और अवनी कभी आमने सामने ना आए। कभी न कभी तो वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही। तब ये लोग खुद ही आपस में निपट लेंगे। तब तक अगर जय को मैसेंजर ही बने रहना पड़ेगा तो वही सही। कम से कम दोनों पार्टीज खुश तो रहेंगी। और दोनों पार्टीज खुश तो जय खुश। और फिलहाल के लिए वही काफी है। जय को म्यूटन एलियन की एनर्जी बेचने के बाद वीर टिड्डों के इलाके से चला गया। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उसने अपना सुनहरा कवच हटाया और देव आश्रम की तरफ निकल पड़ा। इस समय वीर बहुत ही अच्छे मूड में था। आफ्टर ऑल उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसने कमाया था। आया तो वो 3 करोड़ रुपए कमाने था, पर यहाँ तो उसे 1 करोड़ रुपए बोनस में मिल गए। अब घर भी बिकने से बच जाएगा और उसकी बहन का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अपने कमरे में आते ही वीर ने अपना सामान पैक किया और टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल गया। फाइनली जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो पूरा हो गया और अब करीब 6 महीने के बाद वो घर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। टेलीपोर्ट स्टेशन से अपने प्लैनेट पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड्स लगे। लैब में डॉक्टर खुराना से उनका हाल चाल पूछने के बाद वीर सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। बात तो उसे कई चीज़ों के बारे में डॉक्टर खुराना से करनी थी, पर उन सब में टाइम लग जाता। और इस समय वीर को अपने घर जाने की जल्दी थी। इसलिए डॉक्टर खुराना से बाद में बात करने के लिए बोलकर वीर अपने घर चला गया। 6 महीने बाद वीर का घर लौटना उसके घर वालों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि इतने दिनों से वीर टाइटन ग्रह पर था। उनके हिसाब से तो डॉक्टर खुराना ने वीर की जॉब अपने ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में लगवाई थी जो दूसरे शहर में था। इतने दिन वीर इसलिए घर नहीं आया था क्योंकि डॉक्टर खुराना के ऑर्गेनाइजेशन के नियम काफ़ी अलग है। इसलिए जब तक कि वीर का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता वो घर नहीं जा सकता था। यही वो बहाना था जो वीर और डॉक्टर खुराना ने मिलकर प्रेरणा रहेजा को बताया था। जाहिर है वो दोनों उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि पैसे कमाने के लिए वीर दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह जाने वाला था। वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती। इसलिए बेहतर यही था कि प्रेरणा रहेजा से सच्चाई छुपी रहे। इसलिए अब जब 6 महीने के बाद वीर घर लौटा तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी छोटी बहन अनुजा तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इतने दिन टाइटन ग्रह पर इतने अजनबियों और एलियंस के बीच अकेले रहने के बाद अपने घर वालों के बीच आना वीर के लिए भी बहुत इमोशनल था। सही मायनों में आज उसे एहसास हुआ कि इतने दिन उसने अपनी फैमिली को कितना मिस किया था। पर फिर वो गया भी तो उन्हीं लोगों के लिए था ताकि फ्यूचर में उन लोगों को कोई परेशान ना कर सके। और अब फाइनली वो ये कह सकता है कि उसके डैड ने जो जिम्मेदारी उस पर छोड़ी थी उसे उसने अच्छे से पूरा किया है। शाम को एडवोकेट विक्रम से मिलकर वीर ने सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को 1 करोड़ रुपए दे दिए। फ्यूचर में वो लोग किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसके लिए वीर ने एडवोकेट विक्रम को बोलकर पहले ही उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए। इतने कम समय में वीर को इतने रुपयों का इंतजाम करते हुए देख उसके रिश्तेदार भी हैरान थे, पर वीर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी फैमिली सेफ है, उसके लिए इतना काफी था। बाकी अब उसके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं क्या नहीं उससे वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर के चाचा ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर वीर ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब जब वो लोग उसकी फैमिली को और परेशान नहीं करेंगे तब तक वो लोग जिए या मरे उससे मतलब नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वीर राहत की सांस ली थी। अब जब सब कुछ ठीक हो आया है तो आगे भी सब ठीक ही होगा। उसकी बहन अब गवर्नमेंट स्कूल नहीं बल्कि बाकी तरह प्राइवेट स्कूल में जाएगी और वीर से अच्छी एजुकेशन हासिल करेगी। और उसकी माँ को भी बाहर जाकर जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली जिंदगी पहले जैसी हो रही है। वीर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे में बैठा था जब अचानक से उसे कुछ याद आता है। वो मेमोरी चिप जो उसे टाइटन ग्रह पर अंश गुजराल के पास मिली थी। क्या हो सकता है उस चिप में? और सबसे बड़ी बात, वो टाइटन पर कर क्या रही थी? आफ्टर ऑल वो ये कभी नहीं भूल सकता कि जख्मी होने के बावजूद अंश उस पर कितना भारी पड़ गया था। अगर उसके पास भी वीर जैसी ही डेविल सोल होती तो इस समय वीर अपने घर में जिंदा नहीं बैठा होता। पता नहीं क्यों पर वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि इस चिप में ऐसा कुछ है जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यही सोचकर वीर ने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर वो चिप इंसर्ट किया और कुछ ही देर में उस चिप के कंटेंट्स वीर के सामने आ गए। हाइपर जीन आर्ट्स। ये हाइपर जीन आर्ट्स का ट्यूटोरियल है। वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उसे हंसी भी आ जाती है। उसे लगा था कि शायद इस चिप में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, पर यहाँ तो ट्यूटोरियल है। पर यह भी बुरा नहीं है। कम से कम उसे बिना पैसे खर्च करे हाइपर जीन आर्ट सीखने को मिल जाएगी। यही सोचकर वीर ने उस ट्यूटोरियल को देखना शुरू कर दिया।
वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करके उसके बारे में समझा रही थी। भले ही वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर वीर का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी बताई बातों पर था। एक पल के लिए भी उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आए। जेडेस्कन, ये तो वही आर्ट है न जिसका इस्तेमाल उस दिन अंश गुजराल ने किया था। वीर को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ खजाना लग गया हो। उसे याद है कैसे अंश के हाथों ने किसी आरी की तरह उसके भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। फाइनली अब वो भी इस आर्ट को सीख सकता है। 48 घंटे तक कमरे में बंद रहने के बाद आखिरकार वीर ने उस वीडियो ट्यूटोरियल से सब कुछ सीख लिया और उसके बाद उसने चिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो इस चिप को अपने साथ रखता और फ्यूचर में अगर ये किसी के हाथ लग जाती तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। हाइपर जीन आर्ट्स का ये ट्यूटोरियल देखने के बाद वीर इतना तो समझ गया था कि अंश गुजराल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। और एक बार अगर उस आदमी को अंश की मौत का पता चल जाएगा तो क्या पता वो इस चिप के जरिए वीर तक पहुंच जाए। इसलिए उस चिप का डिस्ट्रॉय होना ही सही था। चिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद वीर हाइपर जीन आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इससे पहले उसने कई बार इस ट्यूटोरियल को खरीदने की कोशिश की थी, पर एक्सपेंसिव होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया था। अब जब उसके इतने पैसे हो गए थे कि वो इस ट्यूटोरियल को खरीद सके, तब किस्मत से उसे ये फ्री में मिल गया और भी इतने एडवांस्ड लेवल का। अब तो उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही है। हालांकि वो ये जानता था कि जेडेस्कन की प्रैक्टिस करना देव आश्रम में उसकी सच्चाई बाहर ला सकता था। वहां पर जो लो प्रोफाइल स्टेटस उसने बनाया था वो खतरे में पड़ सकता था। पर फिर भी उसने इस आर्ट की प्रैक्टिस करने की सोची। आफ्टर ऑल वो जिंदगी भर तो टाइटन ग्रह पर लो प्रोफाइल नहीं रह सकता ना। कभी न कभी तो उसकी लेवल अप होगी ही। इसलिए बेहतर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। और वैसे भी अगर अभी उसने ये मौका गंवा दिया तो दोबारा ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आएगा। यही सोचकर उसने अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखा। मेरे प्रिय मित्रों, आगे की कहानी जानने के लिए लाल डिब्बे पर जोर से मुक्का मारिए।